हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति वाला पोर्शन चल रहा है और इसमें चल रहा है आपका चौथा अध्याय और इसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस विषय में हम जैसे कि आप जानते हैं, इसके पूर्व में हम इतिहास का पोर्शन पूरा कर चुके हैं, भूगोल वाला पोर्शन पूरा हो गया है और ये है राजनीति के बारे में। और राजनीति से संबंधित आपको पता है कि हमारे देश में जाति है, धर्म है और लिंग के आधार पर बहुत सारी विषमता है, तो इनको लेके ये पाठ है। और इस पाठ में हम आपके सामने रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे और प्रसारित करें। शुरू करते हैं। सब जो पहला प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका बताइए। ये तीनों प्रश्न बन रहे हैं आपके इसमें। इनमें तीनों को एक या दो प्रश्न पक्का मान लीजिए कि जातिवाद क्या है, धर्म क्या है और लैंगिक मसले क्या हैं, इनके कारण क्या है, इनकी भूमिका क्या है। इस प्रकार के प्रश्न इनसे बनते हैं। तो हमने पहले लिया है कि जातिवाद क्या है और भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका क्या है। बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। जातिवाद का मतलब आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत प्रकार की जातियां हैं और इन जातियों को लेकर के यदि व्यक्ति में अपनी जाति के बारे में भावना ये उत्पन्न हो जाए कि मेरी जाति ही श्रेष्ठ है, बाकी और जातियां मेरी जाति के समान नहीं है, एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि जाति को लेकर ही लोगों के कामकाज का बंटवारा हो जाए कि ये अमुक जाति है तो इसका ये कार्य होगा, ये जाति है तो इसका ये कार्य होगा। दो, और तीसरा, अपनी जाति के लिए एक अलग ही विशेष भावना पैदा हो जाए और आपका एक जाति को लेकर के अलग ही गुट बन जाए, ये कहलाता है जातिवाद। देखते हैं इसको हम। अर्थ क्या है? जाति को ही सामाजिक गठन का आधार मानना, जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना, अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना। इसलिए यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, समाज में आपस में द्वेष होंगे, लोगों के हित टकराएंगे। तो प्रयास ये होना चाहिए, एक सफल लोकतंत्र वही है जहां जातिवाद की भावना नहीं है, क्योंकि जातिवाद की भावना होने का मतलब है कि वहां संकीर्णता की भावना विकसित हो रही है और ये किसी एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत चीज है। इसे हम आगे लेते हैं कि भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका क्या है। जाति की भूमिका आप जानते हैं हमारे देश में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भी कई स्टेट्स में चुनाव है, वहां के सारे चुनाव को जाति ने बहुत प्रभावित किया है। तो यहाँ मोटे मोटे हम देख लेते हैं कि जो भी उम्मीदवारों का राजनीति में चयन होता है, अर्थात कोई चुनाव लड़ रहा है, तो वहाँ ये देखा जाता है कि कौन सी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उसी के आधार पर उनका उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दूसरा है चुनाव का जीतना है, और जहाँ जाति है तो आप जानते हैं कि उम्मीदवार उसी जाति का है तो उनके चुनाव जीतने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जाति के आधार पर ही लोग अधिक से अधिक वोट करते हैं। तीसरा है चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार भी आप जानते हैं कि राजनीति में लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, जबरदस्त ढंग से करते हैं। और चुनाव प्रचार में यदि मान लो कि कोई चुनाव लड़ रहा है, वो एक पर्टिकुलर जाति का एरिया है, तो वहाँ उस जाति के जो बड़े नेता है वहाँ उनको बुलाया जाएगा, वहाँ उनसे प्रचार करवाया जाएगा और उनसे बार बार किसी न किसी प्रकार का अपनी जाति के हितों को लेके प्रलोभन की बातें की जाएगी, तो जिससे उनको चुनाव जीतने बाद में फायदा मिलेगा। तो ऐसे लोग चुनाव प्रचार भी इसी आधार पर करते हैं। आगे है सरकारों का गठन। जब चुनाव हो गए और सरकारें बनती है, तो सरकारें बनने में भी आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है या जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, वे सब सरकार बनाते समय प्रत्येक जाति के जो प्रतिशत है, वोट शेयर है, उनको ध्यान में रखते हैं। जनसंख्या के आधार पर ही उनका सरकार का गठन होगा। ये इस जाति के मंत्री होंगे, ये इस जाति के इतने मंत्री होंगे, इस प्रकार से। आगे है जातिगत लामबंदी। आप कई बार जानते हैं कि बहुत सारी जातियां आपस में इकट्ठी हो जाती है, एक जाति के लोग इकट्ठे हो गए और समाज पर या सरकार पे किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं
और विशेष रूप आप जानते हैं चुनाव में तो होता ही होता है, या चुनाव का मुद्दा है या आरक्षण का मुद्दा है, ऐसे में सारे लोग एक होकर के सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। प्रतिनिधित्व के लिए अन्य से जोड़ तोड़, इसका मतलब यह है कि राजनीति में जैसे मान लीजिए आप एक जाति के लोग हैं, उनका वोट शेयर कम है या उनकी जो सीटें कम आ रही है, तो ये लोग दूसरी जाति के लोगों से अपनी साठगांठ या जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि राजनीति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका, अर्थात जाति ने राजनीति को पूरी तरह से जकड़ रखा है, प्रभावित कर रखा है। पहला प्रश्न आ गया, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला है सांप्रदायिकता क्या है, और इसका भी यही सेम ऊपर वाला प्रश्न है। यहाँ आपने जाति लिखा था और यहाँ आपको लिखना है संप्रदाय, बस इतना ही अंतर है। दोनों प्रश्नों में केवल इतना ही अंतर है, यहाँ जाति लिखा आपने बार बार और यहाँ जाति के स्थान पर लिखेंगे संप्रदाय या धर्म। संप्रदाय का दूसरा नाम धर्म है। तो इसमें क्या होता है, पहले ये देखना अर्थ क्या है। तो अर्थ है किसी एक धर्म या संप्रदाय के लोगों का, एक धर्म के लोग हैं या एक संप्रदाय के लोग हैं, उन लोगों का स्वयं को अधिक श्रेष्ठ या अच्छा मानना, और अच्छा मानने से उनमें कट्टरता की भावना का विकास हो जाना या भावना बढ़ जाना। यदि इसमें राजनीति का प्रवेश हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा राजनीतिक संप्रदायवाद। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि संप्रदायवाद से मतलब है कि किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों का इकट्ठा हो जाना और कट्टरता की भावना को विकसित करना, बाकी और संप्रदाय या धर्मों को अपने से कमजोर आंकना। इसमें यदि आप राजनीति शब्द जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा राजनीतिक संप्रदायवाद। ठीक है। इसकी क्या भूमिका है, प्रभाव है। तो जैसे यहाँ जाति का प्रभाव था या जाति का बन रहा है रोल, ऐसे ही रोल यहाँ भी संप्रदाय का बन रहा है कि धार्मिक आधार पर उम्मीदवारों का चयन। यदि मान लो किसी जगह एक धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं तो वहां उसी धर्म के उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, उसी का चयन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी एक विशेष धर्म के लोग उसी धर्म के उम्मीदवार को वोट डालते हैं अधिकतर। दूसरा इसमें चुनाव प्रचार व जीतना। चुनाव प्रचार भी उसी आधार पर किया जाएगा जैसे आपने ऊपर देखा, जाति के आधार पर है और इसी प्रकार से उनको जीत हासिल होगी। धार्मिक पूर्वाग्रह, इसका मतलब ये है कि किसी विशेष धर्म के लोगों में उनमें अपनी भावना विकसित हो जाए कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी धर्म हमारे से निम्नतर है या कमजोर है, ये कहलाता है धार्मिक पूर्वाग्रह। आगे लिखा है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि एक ही संप्रदाय या धर्म के लोग यदि संख्या में ज्यादा हों तो ये कहलाता है बहुसंख्यकवाद। आप जानते हो उसका उल्टा होता है अल्पसंख्यकवाद, अर्थात वे संख्या में कम है। तो यदि इस प्रकार से एक धर्म के लोग ज्यादा हैं तो वहां बहुसंख्यकवाद की स्थापना होने की संभावना रहती है। राजनीतिक लामबंदी, जिस जातिगत लोग लामबंदी करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, वैसे एक धर्म के लोग भी एक साथ आकर के सांप्रदाय के माहौल को बनाने के लिए या राजनीतिक प्रभाव जमाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। और इसी का परिणाम आप कई बार देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, लड़ाई हो जाती है एक धर्म के लोगों में और दूसरे धर्म के लोगों में। कब होती है, जब आप कट्टरता की भावना लिए होते हैं, दूसरे धर्मों के लिए आप विशेष मान सम्मान या आदर नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में संप्रदायवाद की हिंसा उत्पन्न हो जाती है, सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो जाती है। दो प्रश्न हो गए, जातिगत और सांप्रदाय, दोनों मैंने कहा एक ही जैसे हैं। यहाँ जाति लिखना है और यहाँ आपको संप्रदाय लिखना है बस। इसी पाठ का अगला प्रश्न है, जाति हो गया, धर्म हो गया, तीसरा लैंगिक मसले। लैंगिक का मतलब लिंग, और लिंग का मतलब है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो आप देखते हैं हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं को लेकर के भी अलग अलग आप जानते हैं मापदंड है हर क्षेत्र में। तो पहले हम देखते हैं इसका प्रश्न बनाया कि लैंगिक विषमता या असमानता क्या है। तो इसका मतलब यह है कि समाज में पुरुष और स्त्री को आधार मानकर उनमें भेदभाव करना या पक्षपात करना, ये क्या कहलाता है, ये है लैंगिक विषमता। पुरुष को आप ऊंचा दर्जा देंगे या महिला को आप नीचे का दर्जा देंगे या ज्यादा मान सम्मान नहीं करेंगे, तो ये कहलाता है लैंगिक विषमता। और इसमें एक और चीज है, वो क्या है कि पुराने समय से चली आ रही सामाजिक भूमिका को बनाए रखना। अर्थात पुराने समय में क्या था
कि पुरुष है वो घर के बाहर का काम देखेंगे, आजीविका कमाएंगे, और महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं घर के अंदर का चाकी चूल्हे का काम करेंगी, खाना बनाएंगे, रसोई का काम इत्यादि घर का ही काम करेंगे। ये पुरानी परंपरा है। तो इस प्रकार की परंपरा का मतलब ये है कि पुरुषों और महिलाओं में विषमता है, भेदभाव हो रहा है। इसी को हमने नाम दिया है लैंगिक विषमता। ठीक है, अब इससे कारण क्या है, प्रश्न आपको ये आएगा कि लैंगिक विषमता के कारण क्या है। तो इसके कारण बहुत आसान है कि महिलाओं में, स्त्रियों में व्याप्त असाक्षरता, अर्थात साक्षरता कम है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी है। एक तो ये कारण है। दूसरा है उच्च शिक्षा की कमी। जिस मान लो पढ़ी लिखी भी हैं, तो तीसरी चौथी पांचवी कक्षा पढ़ी है एक तो महिला, और एक महिला ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो आप जानते हैं दोनों में कितना अंतर है। तो ये दूसरी कमी है कि उच्च शिक्षा की कमी। तीसरा है बेटे की चाहत। आप जानते हो कि हमारे समाज में बेटे की बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं लोग बाग, और इसी को लेकर इनमें भेदभाव होता है। समान मजदूरी नहीं, अर्थात यदि पुरुष और महिला किसी काम के लिए जाते हैं तो दोनों को समान वेतन नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी विडंबना है, जबकि दोनों बराबर रूप से समान कार्य करें, लेकिन महिला को वेतन कम दिया जाता है। ये भी एक सामाजिक विषमता का कारण है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या कम। इसका क्या कारण है सामाजिक विषमता? इसका कारण ये है कि जब तक ऊंचे पदों पर महिलाएं नहीं आएंगी तो महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाला कौन है? बाकी आप जानते हैं पुरुष तो कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां महिला हो तो महिला की कमजोरी को महिला ही समझती है और महिला उनके उत्थान के लिए अच्छे कार्य कर सकती है। इसलिए एक कारण है कि ऊंचे पदों पर महिलाएं नहीं है तो सही, लेकिन संख्या में कम है। ऐसी स्थिति आती है राजनीति में भी कम। आप जानते हो कि हमारे देश में सत्ताधारी लोग हैं, अर्थात देश को चलाने में आप जानते हो सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा है, और सरकार की भूमिका राजनीति के माध्यम से ही आती है। तो राजनीति में महिलाओं की संख्या या इनका प्रतिनिधित्व भी कम है। बहुत कम संख्या में महिलाएं हमारे देश में, लगभग 5% महिलाएं हैं जो कि अभी राजनीति में है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। इस प्रकार से ये आपने पढ़ा है कि विषमता क्या है और इसके कारण क्या है। ये तो हो गए मोटे मोटे प्रश्न। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न बता दूं आपको। आप ये प्रश्न आ सकता है नारीवाद क्या है। तो नारीवाद का मतलब है कि समाज में पुरुष और स्त्री है, उन दोनों में यदि ये भावना हो जाए, क्या भावना, कि दोनों को समान अधिकार मिले। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो इस प्रकार की भावना रखने वाला स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाता है। ठीक है, मतलब नारी को उचित सम्मान देना। एक लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। इसे हमने कहा है लिंगानुपात। याद कर ले, लिंगानुपात क्या है कि 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, ये कहलाता है लिंगानुपात। 2011 में जनगणना हुई थी और उसके अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है 943, अर्थात 1000 पुरुष हैं और 943 महिलाएं हैं। आगे धर्म निरपेक्षता क्या है? धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है बच्चों कि किसी देश में जो वहाँ की सरकार है, तो सरकार या किसी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अर्थात सरकार की नीति है कि सरकार किसी धर्म को नहीं मानेगी, सब धर्म समान है इसके लिए। इसी को हमने कहा है धर्म निरपेक्षता। किसी देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होना, है ना। किसी देश का कोई धर्म नहीं है। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी होना, और सरकार द्वारा कोई भेदभाव नहीं करना, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। सरकार की नजर में सभी धर्म समान है, ये कहलाता है धर्म निरपेक्षता। आगे नारीवादी आंदोलन। अभी जैसे हमने नारीवाद कहा है, तो नारीवाद तो वह पुरुष या स्त्री है जो नारियों की बात करता है, और ऐसे नारीवादी आंदोलन का मतलब है कि नारियों के विकास या उत्थान के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन। इन आंदोलनों को क्या कहा गया है? इनको कहा गया है नारीवादी आंदोलन। और ये क्यों चलाया बच्चों? ये इसलिए चलाया गया है कि नारियों का समाज में सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षिक और राजनीतिक जो स्थिति है उसको ऊपर लाना, उसको उठाना, ये इसके मुख्य कारण है। एक प्रश्न और है और वो है सर्वधर्म समभाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि यदि सभी धर्म सर्व का मन सभी धर्म का मन लोक और भाव माने भाव, अर्थात सभी धर्म के लोग यदि एक साथ रहें तो कितना अच्छा लगेगा। कहने का तात्पर्य कि सभी धर्मों के लिए हमारे मन में अच्छे भाव होने चाहिए, किसी की बुराई हमें नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसे सभी लोग साथ में रहेंगे तो ये कहलाता है सर्वधर्म समभाव की स्थिति। इसी के साथ में आपका ये वीडियो समाप्त होता है। और ये चैप्टर आसान चैप्टर है, ये 5 अंकों का है और इन्हीं से आपके छोटे प्रश्न बनेंगे और ये बड़े या निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न भी बनेंगे। इसी के साथ में आपका ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।